जैसा कि आपको पता है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनकी जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ इंटरव्यू करती हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हो आज मैं यहाँ पर एक ओपीडी में जो कि बहुत ही रिनाउंड एंड फेमस एंड सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर योगेश निश्चल, आज उनके पास आई हूँ। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो हेड एंड नेक कैंसर है डेफिनेटली ट्रीटमेंट जब उनका हो जाता है, जब वो रिकरेंस रिलैप्स या मेटास्टेटिक हो जाते हैं, तब उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं योगेश सर को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने अपना टाइम दिया। एंड यहाँ पे सर मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें। नमस्कार सभी को और डॉक्टर रेखा जी को धन्यवाद कि अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे लेकर आई हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। मैं डॉक्टर योगेश कुमार निश्चल, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अभी यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में हूँ। इससे पहले मैंने फोर्टिस और जेपी में काम किया हुआ, पिछले 4 साल से इंडिया में हूँ। इसके पहले मैं 15-16 साल मेरी पूरी ट्रेनिंग यूके की है, इंग्लैंड की NHS में, और वहाँ भी एज ए कंसल्टेंट मैंने 2-3 साल काम किया हुआ है। काफ़ी रिसर्च और जो भी होते हैं वेस्ट में जितने भी होते हैं हमारे फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग और रिसर्च और पब्लिकेशन करने के, वो सब मैंने किया हुआ है। तो और सारे ऑलमोस्ट एवरी कैंसर साइट में सॉलिड मैलिग्नेंसीज में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और इंडिया में पिछले 4 साल से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें, उसको हम लोग सही से आपको जवाब दें, आपको गाइडेंस दे सकें। ग्रेट सर, जैसे कि सर के इंट्रो से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी कितनी जेन्युइन है। तो यहाँ पे हम एक दो सर से डिस्कस करके कुछ मिथ डिबंक करेंगे एंड जो एक्चुअल ट्रीटमेंट अप्रोच है हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली वो हम डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी पेशेंट आपके पास भी शायद आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर स्पेशली वो इस दावे के साथ आते हैं 1-2 साल का ट्रीटमेंट डिले करके कि इम्यूनोथेरेपी फर्स्ट लाइन में क्योर कर देती है हेड एंड नेक कैंसर। ये कितना सच है? तो इम्यूनोथेरेपी का नो डाउट, जब इम्यूनोथेरेपी आया था तो लोगों को बहुत आशाएं थी कि इम्यूनोथेरेपी से बहुत कुछ सही हो जाएगा और चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। इन प्रैक्टिस इम्यूनोथेरेपी काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन हर जगह यूज़फुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मिरेकल ड्रग है कि उसको देते ही सब कुछ बिल्कुल चला जाएगा। इसके अपने यूज़ हैं, अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो मेजॉरिटी किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में पेशेंट हो, हम लोग इसको यूज़ करने में झिझकते नहीं हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो बहुत मिनिमम, अगर हम लोग 20 को दे रहे हैं तो शायद 1 को उसमें साइड इफ़ेक्ट हो, वरना साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है। दूसरा, इसका यूज़ खासकर जो रिकरेंस हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा यूज़ है। अगर कीमो के साथ हम ये देते हैं तो इसका इफेक्ट हमें एक्चुअली ज़्यादा अच्छा मिलता है। और बाद में कीमो, क्योंकि कीमो ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा के लिए नहीं दे सकते, तो इम्यूनोथेरेपी को हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में चला सकते हैं और वो 1-2 साल डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन और रिक्वायरमेंट हम लंबा चला सकते हैं अगर फ़ायदा लंबा होता है तो ये बहुत ज़रूरी समझना कि इट्स नॉट ए मिरेकल ड्रग, बट इसकी यूज़ अगर हम लोग सही तरीके से करें तो इसका फ़ायदा हम लोग अच्छे से ले सकते हैं। राइट, जैसे कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कैंसर कंफर्म किए बिना सस्पिशन के बेसिस पे हर तरह के कैंसर में अपफ्रंट इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई कि इम्यूनोथेरेपी का रोल है, नो डाउट बहुत रोल है, बट कहाँ पर है, किस स्टेज में है, उसका इंडिकेशन डिफरेंट है, वो सब डिसाइड होने के बाद ही दिया जाता है। और सर ऐसा भी नहीं है कि उसका अपफ्रंट लगा दिया, उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। बिल्कुल, हमें अलग अलग ट्यूमर्स के अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे ट्यूमर साइट्स हैं जहां अगर शुरू में लगाने हो तो हम शुरू में भी एडवाइस करते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर जगह नहीं यूज होता है ना। एंड सर अभी हम बात करते हैं कि जो ये हेड एंड नेक कैंसर हो जाता है, क्योंकि मेरा ये वीडियो पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड है, क्योंकि टंग कैंसर हुआ, बक्कल मुकोसा हुआ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कभी ना कभी लौट के आ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कैंसर रिलैप्स एंड कैंसर रिकरेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो वो आप हमें थोड़ा सा समराइज वे में बताइए। तो हेड एंड नेक कैंसर हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है। टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल सब मिला के आप कह लो, खासकर तंबाकू से बहुत ज़्यादा होता है। तो मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है और आप समझिए कि ये जानते हुए लोग लेते हैं इसको। तो थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको अवॉइड करें, ताकि लोगों की इसमें एक परिवार, आप समझो, इफेक्ट होता है। एक आदमी नहीं, एक परिवार इफेक्ट होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हम लोग समझें। तो जब हेड एंड नेक कैंसर एक बार ट्रीट हो गया और ये वापस आता है तो ये ज़िद्दी किस्म का, आप कह लिए, एक तरह से कैंसर होता है जिसका इलाज आसान नहीं होता है।
और बहुत कम ऐसा होता है कि वापस आने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद हमारा लक्ष्य होता है कि हम सबसे पहले मरीज को जो फ़ायदा पहुंचा सके, जो उनको परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है, उसमें हम लोग कमी लाएं और दवाइयों से उनका हम लोग लाइफ स्पैन बढ़ाएं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग मिनिमाइज करें। तो इसके लिए हम लोग हर तरह की दवाइयाँ, जो सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें पुराने ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी भी इंक्लूडेड है। आज के डेट में हम लोग बात करें तो टारगेटेड थेरेपी भी इंक्लूडेड है, जो कि टैबलेट फॉर्म्स में होती है, और इम्यूनोथेरेपी भी होता है, और टारगेटेड थेरेपी जो ड्रिप से चलती है वो भी होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस पहले से बढ़े हैं और इसका सही इस्तेमाल करके हम लोग फ़ायदा अच्छा पहुंचा सकते हैं। लेकिन रिकरेंट वाले केसेस को बिल्कुल ख़त्म करना लगभग नामुमकिन सा होता है। 10 में से शायद एक आध कोई मरीज हो जिनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, जिनको वापस आता है। रिकरेंस वाले की बात कर रहा हूँ। राइट। तो सर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है कि हमें पहले क्या देना है, कीमो देना है या कीमो प्लस इम्यूनो देना है या टारगेटेड देना है? तो ये कुछ बातें हमें सोचनी पड़ती हैं, जैसे कि बीमारी कितनी है वापस जो आई है, और पेशेंट की कहाँ पर आई है, और पेशेंट का कंडीशन क्या है, उनके ब्लड पैरामीटर्स कैसे हैं, है ना, उनको क्या परेशानियां अभी हैं। तो ये सारा पैरामीटर्स देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या सूटेबल रहेगा, है ना। तो हम लोग उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। किसी को हो सकता है टैबलेट ही लेने लायक हो, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते, शरीर उनकी ऐसी है नहीं कि वो कीमो झेल पाए, तो हम उनको टैबलेट से शुरू कर लेते हैं। बहुत फिट कोई पेशेंट है तो उनको हम लोग कीमो, इम्यूनो सब एक साथ दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, अगर हमें लगता है उनको बेनिफिट अच्छा मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के वो डिसाइड करने पड़ते हैं। ओके। तो सर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पास ये भी आए थे कि मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल बकल म्यूकोसा का केस था, हमारी सर्जरी हुई, रेडिएशन एंड कीमो हुआ, अब 3 महीने में या फिर 6 महीने में बीमारी लौट कर आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जिकल ओपिनियन लेना, रेडिएशन का कुछ रोल है या फिर डायरेक्ट हमें उस पर लेना चाहिए, कीमोथेरेपी पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वो बीमारी आई है। अगर हमने मान लीजिए शुरू में सर्जरी की, रेडिएशन की, और उसके 3 महीने या 6 महीने के अंदर बीमारी आ गई, तो उससे 2 बातें सिद्ध होती है। एक कि ये बीमारी इन जो ट्रीटमेंट हो चुका है इससे बहुत इफेक्टिवली ट्रीट हो नहीं पाया है, तभी इतनी जल्दी वापस आ गई है। दूसरा ये कि बीमारी थोड़ी एग्रेसिव है कि इतनी जल्दी वापस आ गई सब कुछ करने के बाद, तो हमें थोड़ा रास्ता बदलना पड़ता है, ट्रैक बदलना पड़ता है, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम होता है कि कौन सी ट्यूमर किससे कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। ये एक सेट प्रोटोकॉल है जो हम लोग फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन इनिशियल स्टेजिंग, कि कितना बड़ा ट्यूमर है, कहाँ का ट्यूमर है, इसमें सर्जरी करनी चाहिए, सेकाई करनी चाहिए, वो हम लोग शुरू में डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वापस आती है तो उससे हमें बीमारी का नेचर पता चलता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, क्या ये एग्रेसिव है। मान लीजिए कोई साल भर में वापस आता है या 3 महीने में आता है, ऑब्वियसली 3 महीने वाला ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसके हिसाब से हमें अपना ट्रैक चेंज करना पड़ता है। हाँ, इसमें हम फिर क्या, आज के डेट में नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू, जो एक तरह का टेक्निक है, बहुत सारे म्यूटेशंस भी चेक करते हैं, और कई बार उसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो उसके हिसाब से एक टारगेटेड थेरेपी हम लोग ऑफर कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा फायदेमंद होता है वैसे केसेस में। हालांकि ये बात सही है कि 100 में से शायद 10 या 15% ही चांस होते हैं कि कुछ म्यूटेशन आए, लेकिन वो हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि अगर वो कोई कर सकता है, अफोर्ड कर सकते हैं कराने के लिए टेस्ट, तो उस समय एक स्पेसिफिक टारगेट मिलने की उम्मीद रहती है। राइट। जैसे कि सर ने बताया, ये बीमारी के लौट के आना, ये जो प्राइमरी आपकी रिपोर्ट्स हुई होती हैं उससे ही ज्यादातर केसेस में पता चल जाता है कितना एग्रेसिव डिजीज है, एंड ओवरऑल डायग्नोसिस भी कभी कभी बता देती है कि ये डिजीज का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे कि सर बहुत सारी हिस्टोपैथोलॉजी ऐसी होती है जिनका हमें पता होता है कि एग्रेसिव है, कुछ टाइम के बाद लौट कर आएंगी, लेकिन यहाँ पे सर आपका एक टेक होम मैसेज क्या होगा फॉर हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट? हेड एंड नेक कैंसर में सबसे पहले तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सबको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, है ना। तो ज़रूरी है कि इससे बचें। गुटखा, पान मसाला जो इतना चला हुआ है, जिसको बड़े बड़े लोग प्रमोट भी करते हैं, और पता नहीं क्यों प्रमोट करते हैं, मुझे बहुत बुरा तकलीफ होती है, क्योंकि जब आप वो पेशेंट मरीज आता है तो हमें बहुत सही में बुरा लगता है कि भाई इसको ऐसे लोग प्रमोट करते हैं जिसको बहुत फॉलो करते हैं लोग, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, और मरीज सफ़र करता है, पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद करें, हेल्थ कॉन्शियस रहें, अच्छी जो आपका खाना है, अच्छे जो आपकी सोच है, अच्छे नेचर, अच्छा हैबिट, वो आप अपनाइए। अपने हेल्थ स्टाइल जो बोलते हैं ना, लाइफ स्टाइल को आप इम्प्रूव कीजिए इन सब चीज़ों से। और आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है, बस लोगों में विल की कमी है, मुझे लगता है डिसिप्लिन की कमी है,
इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट पैसे आपके बचेंगे ही अगर आप नहीं खाते हो तो ये आपको तय करना आपके सामने बिल्कुल है। सरकार ने तो पैकेट पर बिल्कुल तस्वीर भी लगा रखी है कैंसर की, फिर भी लोग जाकर स्मोक करते हैं। तो इससे अच्छा और कोई समझा नहीं सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आप चूज करते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो आपको अच्छा हेल्थ चाहिए या आपको आगे चल करके इस तरह की बीमारी चाहिए, वो आपको शुरू से ही मालूम होता है ना। थैंक यू सर, आपने इतना सिंपल वे में समराइज किया। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हेड एंड नेक कैंसर रिकरेंस, रिलैप्स या मेटास्टेटिस से रिलेटेड अगर आपके कुछ केस हैं तो वो आप कमेंट में डालिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो योगेश सर के साथ प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर टाइप होगा, उसमें मैं सर से आपके जो क्वेश्चन है वो ही पूछूंगी और सर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। एक और मैसेज है, किसी को अगर पता है गांठ आ रही है तो उसको बोलिए एक बार मिल लेने, दिखा लेने। बहुत लोग देसी दवाई के चक्कर में टाइम निकाल देते हैं, जो चीज क्योर हो सकती है वो बिल्कुल फैल जाती है और बाद में हम उसको फिर ठीक नहीं कर पाते, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी को भी आया है, ऐसे कई बार लोग आते हैं गांठे लेकर जो साल भर से घूम रहे होते इधर उधर देसी दवाई के चक्कर में। तो प्लीज आके मिलिए, प्लीज आके अपना इलाज कराइए, जल्दी कराइए, ताकि कम खर्चे में अच्छा इलाज अच्छे आउटकम के साथ हो सके। डॉक्टर रेखा को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस वीडियो को बनाने के लिए। जब भी इन्होंने बोला मैंने बोला बिल्कुल करेंगे और अच्छे से करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन है आप प्लीज बताइए, हम लोग मिलकर अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। और मैं सर के साथ और भी अपकमिंग अपने बहुत सारे जो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है उन पे वीडियोस बनाऊंगी। और अगर किसी को इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। इसके अलावा जितनी भी मैंने कैंसर सर्वाइवर को कैसे खाना पीने का ध्यान देना है एंड अगर आप सर्वाइवर हो तो किन बातों का आपको ध्यान देना है, वो वीडियोस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, वो आप जाके देखिए एंड दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।